नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से पश्चिम एशिया में, फिलिस्तीन में इजराइल की जो मानव संघावी एक्टिविटीज हैं, जो उसके काम है जेनोसाइडल, वो किस तरह से उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, उसे लग रहे तमाम झटकों के बावजूद, और किस तरह से अमेरिका का जो बाइडेन प्रशासन चुनाव हारने के बावजूद, एक बहुत ही बुरी तरह से अमेरिकी मतदाताओं की तरफ से ठुकराए जाने के बावजूद, इजराइल के जेनोसाइड को सपोर्ट करने और अपने बचे हुए 2 महीने, उसके जो अभी टाइम बचे हुए हैं जब तक ये प्रशासन सत्ता में रहेगा, इन 2 महीनों में उसकी मंशा ये है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद है, इसको अंतिम रूप से ख़त्म कर दिया जाए। अंतिम रूप से ये कैसे ख़त्म होगा? हम लोग जानते हैं कि गजा में तो पिछले लगभग 13 महीनों से मानव संघार जारी है। 43,000 से ज़्यादा लोग इजराइल के सैनिक कार्रवाइयों में, जो उन्होंने बम गिराए हैं, जो उन्होंने वहाँ पर ज़मीनी हमले किए हैं, उसके बीच में मारे जा चुके हैं, जिसमें आधा से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। पिछले कुछ समय से उन्होंने लगातार वहाँ के लोगों को और जो समंदर का जो किनारा है उसकी तरफ धकेलना शुरू कर दिया है। तो लोगों को लगातार बेघर किया जा रहा है। उनके पास अब हालात ये हैं कि बिजली तो बहुत बड़ी सुविधा उनके लिए हो गई है, उनके पास पीने का पानी और भोजन भी नहीं है। वहाँ तमाम स्कूल, अस्पताल तोड़े जा चुके हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसका संबंध आज की खबर से है। ये जो है एक योजना के तहत किया गया। इसके पीछे जो इजराइल की दक्षिणपंथी पार्टियों की आज जो सरकार है, जिसके नेता बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनकी जो ये मंशा और योजना रही है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला किया, उसको बहाना बनाकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद पिछले लगभग 75 साल से चल रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर कई बार इस तरह की जो जेनोसाइडल काम इजराइल की तरफ से किए गए हैं। लेकिन 1990 के दशक में एक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी बनी जिसमें इजराइल को एक समझौता करना पड़ा ओस्लो में, जिसके तहत ये तय हुआ कि 2 देश रहेंगे। एक तो इजराइल का देश रहेगा ही इजराइल, 1967 में जिस सीमा तक वो था, जहाँ तक था वहाँ तक, और उसके बाद बची हुई ज़मीन पर एक आज़ाद फिलिस्तीन देश बनेगा। लेकिन इजराइल और उसके जो समर्थक हैं, मुख्य रूप से अमेरिका, वो कभी भी इस समझौते को लेकर ईमानदार नहीं थे, और उन्होंने इस समझौते पर अमल रोके रखा। अब उन्हें एक बहाना मिला 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने हमले किए, कि इसको बहाना बनाकर इस सवाल को हमेशा के लिए निपटा दिया जाए। और जो 2 इलाके फिलिस्तीन के पूरे इलाके में से जो 2 इलाके बचे हैं जहां फिलिस्तीनी रहते हैं, गाजा और पश्चिमी किनारा वेस्ट बैंक, इन दोनों से उनको खदेड़ दिया जाए, लोगों को जितना मारा जा सकता है मार दिया जाए, और बाकी जो बचे हैं वो आसपास के जो देश हैं, सीरिया है, लेबनान है, और भी आसपास मिस्र है, जॉर्डन है, इन देशों में वो भाग के चले जाएं, और ये पूरा इलाका जो है उस पर इजराइल अपना कब्जा घोषित कर दे। अब चूंकि गाजा में, हालांकि गाजा के एक इलाके में अभी भी वहाँ लोग बहुत ही बदहाली में हैं। शायद इजराइल को ये संभावना दिखती है कि इस बदहाली में वो लोग ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे, उनमें से बहुत से लोगों की मौत हो जाएगी, या बहुत से लोग शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में चले जाएंगे, और गजा पट्टी जो है वो पूरी तरह से उस पर वहाँ इजराइल का कब्जा हो जाएगा, और उसे शायद अभी ये भरोसा है। और अब उसने योजना बनाई है जो पश्चिमी किनारा है उस पर जोरदार हमला करके उसको भी खाली कराने की। ये बात अमेरिका के मशहूर पत्रकार शेमूर हर्स, जिन्होंने अतीत में अनेक बड़े बड़े खुलासे किए हैं,
बहुत ऐसी खबरें जो दबी हुई थीं उसको वो अपने सूत्रों से निकाल कर ले आए और दुनिया को उससे उन्होंने परिचित कराया। वियतनाम में जब नरसंहार हुआ था, वो इराक में जिस तरह से अमेरिकी फ़ौजों ने अबू ग़रैब में मानव अधिकारों का हनन किया था। अभी हाल में नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन तोड़ी गई उसे अमेरिका ने तोड़ा। यह बात उन्होंने अपनी जो शोध रिपोर्ट, उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है, उससे उन्होंने दुनिया को परिचित कराया है। वही सैमुअल हर्ब्स अब यह खबर अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के हवाले से लेकर उन्होंने लिखी है। सैमुअल हर्ब्स इतने ज़्यादा उनकी खबरें अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाती रही हैं। हालांकि कोई भी एक जो पत्रकार होता है, जो सच्चा पत्रकार होता है, उसका काम होता है सच को बताना, और उससे किसको नुकसान होता है, किसको फ़ायदा होता है, ये देखना उसका काम नहीं होता है। यही काम सैमुअल हर्ब्स करते रहे हैं। अब सैमुअल हर्ब्स ने मैं ये बात इसलिए जिक्र कर रहा था कि अब सैमुअल हर्ब्स की जो एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग होती है उसको अमेरिका का कोई अखबार नहीं छापता है। अमेरिकी मीडिया में उनके लिए जगह नहीं बची। तो उन्होंने अपना ब्लॉग शुरू किया, जिस ब्लॉग पे वो खबरें लिखते हैं, और उस पर भी वो कई महत्वपूर्ण खबरें, जैसे कि नॉर्ड स्ट्रीम वाली खबर, उन्होंने अपने ब्लॉग पर उसको एक्सपोजे की थी। उनका नाम इतना बड़ा है कि जब वो कुछ ब्लॉग पर लिखते हैं तो दुनिया भर का मीडिया उसको कवर करता है। अब उन्होंने लिखा है कि एक पूरी योजना बना ली गई है पश्चिमी किनारे पर वेस्ट बैंक पर हमला करने की, और जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार है वो ये चाहती है कि इस काम को अधिक से अधिक अगले 2 महीनों के अंदर कर लिया जाए। हालांकि जो बाइडेन प्रशासन के आने से इजराइल को समर्थन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक आशंका उनको होगी कि डोनाल्ड ट्रंप, माफ़ कीजिए मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन उन्हें ये आशंका होगी कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े अस्थिर दिमाग के व्यक्ति माने जाते हैं, तो पता नहीं वो क्या नीति अपनाएं। हो सकता है कि वो कुछ ऐसे फैसले लेने लगें जिससे कि इजराइल की जो मंशा है पूरे इलाके पे कब्जा करना, चाहे लोगों को मारना पड़े या खदेड़ना पड़े, इसमें बाधा पड़ सकती है। लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो आजमाया हुआ है, इसके समर्थन पर वो भरोसा करके चल सकते हैं। तो उन्होंने ऐसी, सैमुअल हर्ब्स ने लिखा है कि ये इजराइल बहुत जल्दी, संभवतः अगले 2 महीनों के अंदर, पश्चिमी किनारे पर उसी तरह का जेनोसाइडल अटैक करेगा जैसा उसने गाजा पर किया है। जो वो कह रहे हैं, जो सैमुअल हर्ब्स जो खबर बता रहे हैं, उसकी पुष्टि कुछ दूसरी खबरों से भी होती है। अभी 2 घटनाएं ताज़ा हैं, बिल्कुल कल की घटनाएं हैं। कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसमें एक फिर से रिजोल्यूशन लाया गया जिसमें इजराइल और जो फिलिस्तीन का ये युद्ध चल रहा है, इसमें तुरंत इसको रोकने, युद्ध विराम करने की, सीज फायर करने की उसमें मांग की गई थी। हालात इतने ज़्यादा वहाँ ख़राब हो चुके हैं कि अब अमेरिका के जो साथी देश हैं वो भी महसूस करने लगे हैं कि अब बहुत हो गया, अब लड़ाई रुक जानी चाहिए। तो 14 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। 15 देश, सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देश होते हैं, 14 देशों ने इसका समर्थन किया, लेकिन अमेरिका ने इसका विरोध कर दिया। अब चूंकि ये 5 जो देश हैं जिन्हें अस्थायी सदस्यता मिली हुई है, उन्हें वीटो का अधिकार है, वो अगर किसी प्रस्ताव का विरोध करते हैं तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है। लेकिन इस प्रस्ताव ने जो वैश्विक जनमत क्या है और उसमें इजराइल कितना अलग थलग पड़ गया है और अमेरिका इस मुद्दे पे कितना अलग थलग पड़ गया है, उसको वो एक्सपोज करता है, बताता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि बेशर्मी एक सीमा से ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऐसा लगता है कि जो बाइडेन प्रशासन उस सीमा को पार कर चुका है। उसके अपने साथी देशों, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने भी इस प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला, मतलब उन्होंने लड़ाई को रोकने के पक्ष में वोट डाला, लेकिन अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया और ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। पिछले 1.25 साल में 13 साढ़े 13 महीनों में
अनेक बार ऐसे प्रस्ताव लाए गए हैं और हर बार अमेरिका के वीटो से वो पास नहीं हो पाया है। पहले ये जो उनके साथी देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, ये भी वीटो कर देते थे। इनके पास भी वीटो पावर है, 5 देशों के पास है। बाकी 2 देश रूस और चीन हैं, तो वो तो लड़ाई रोकने के पक्ष में है। तो वो ये प्रस्ताव कभी पास नहीं हो पाया। कल की नई बात यह थी कि उसमें अमेरिका के साथी देश भी, उन्होंने भी सीज फायर को सपोर्ट किया। अब एक दूसरी खबर पे गौर कीजिए कि किस तरह बाइडेन प्रशासन बिल्कुल अंधा होकर इजराइल को सपोर्ट करने पर आमादा है। बाइडेन प्रशासन ने एक इजराइल को हथियारों की नई मदद देने के लिए और वित्तीय मदद देने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है वहाँ की संसद में। हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ की संसद का नया चुनाव हो चुका है, लेकिन नई संसद वहाँ 6 जनवरी के बाद उसका अस्तित्व होता है। तब तक पुरानी संसद ही काम करती है। तो और पुरानी संसद के सीनेट में डेमोक्रेट्स का बहुमत है। लेकिन इस बार अपने देश के भीतर, अपनी पार्टी के भीतर बाइडेन प्रशासन की बड़ी फजीहत हुई। 19 सीनेटरों ने उनके खिलाफ वोट दिया और उसके खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से ही जुड़े हुए बर्नी सैंडर्स लगातार कैंपेन चला रहे थे। इन सीनेटरों ने इजराइल को समर्थन देने की जो मंशा है, इसकी आलोचना की। हालांकि जो रिपब्लिकन्स हैं वो तो हमेशा से ही इजराइल के कट्टर समर्थक रहे हैं, तो उनकी मदद से ये प्रस्ताव पास हो गया। अभी दूसरे सदन में जाना है। तो ये एक बार बार ठोकर लगने, फजीहत होने, विश्व जनमत में अलग थलग पड़ने, अमेरिकी चुनाव में इतनी बुरी तरह हार जाने, और ये सभी उनके वहाँ के विश्लेषक मानते हैं कि वहाँ जो ये चुनाव नतीजा आया उसका एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा पहलू बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मानव संहार, जेनोसाइड के पक्ष में लगातार खड़े रहना, उसके लिए हथियार मुहैया कराना और उसके लिए वित्तीय मदद देना, ये एक बड़ा पहलू रहा है, जिससे कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं, जो मुस्लिम मतदाता हैं, अरब मूल के मतदाता हैं और नौजवान मतदाता हैं, उन्होंने इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी से किनारा कर लिया। लेकिन जो बाइडेन प्रशासन लगातार फिर भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और संभवतः यह जो बात सेमूर हर्फ्स ने छापी है, ये जो योजना जिसे इजरायली योजना कहा गया है, यह योजना इसीलिए इस समय बनाई गई है क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे अपना समर्थन दिया है। इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन हथियार और वित्तीय मदद देने का इसी मौके पे प्रस्ताव लाना, सीज फायर का सिक्योरिटी काउंसिल में विरोध करना, और यह जो योजना है जिसकी जानकारी अमेरिकी अधिकारियों को है, इस खबर का एक्सपोज होना, ये बातें बताती हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो मंशा ये है कि वो अपने सत्ता में रहते हुए, जो 2 महीने उसके और बचे हैं, इसमें वो मानव संघार को जिस हद तक बढ़ा सकता है, जहाँ तक आगे ले जा सकता है, ताकि आगे चलकर जो फिलिस्तीन का अपना देश बनने का जो सवाल है, इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। आज जैसा कि यही 3 खबरें बताती हैं कि किस तरह से विश्व जनमत, अमेरिका के भीतर का जनमत, इस जो एक अमानवीय, हिंसक, अत्याचारी जो एक सोच है, उसके खिलाफ होता जा रहा है, होता गया है। और खुद ये जो सोच है, इसके जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो अलग थलग पड़ते चले गए हैं। और उसका नतीजा यह है कि आज एक नई परिस्थिति पैदा होती हुई दिख रही है, जब सऊदी अरब, जो कि अमेरिका का बहुत ही, उसे कभी लोग पिट्ठू कहते थे, अमेरिका का पिट्ठू कहते थे, उसने अभी एक महत्वपूर्ण बयान में गजा और लेबनान में जो हुआ है उसे जेनोसाइड कहा है। तो जब ये जेनोसाइड वहाँ हुआ है, वहाँ खून खराबा एक योजना के तहत किया गया है, यह बात दुनिया समझ रही है।
ठीक है, ऐसे अत्याचारों का दौर आया है, इतिहास में पहले भी हुआ है। एक बार फिर हम लोगों की ज़िंदगी में हम लोग अपनी आँखों से इसे होते हुए देख रहे हैं, लेकिन इसका जो अंतिम नतीजा है, परिणाम है, उस अंतिम अध्याय है, वो अभी लिखा नहीं गया है। और वो संभवतः ये जो लोग पूरे सभी मानवीय तकाज़ों को, इंसानी तकाज़ों को ताक पर रख रहे हैं, उनके अपराध को अवश्य तय करेगा, ये हम लोग मानकर चल सकते हैं। तो आज बस इतना ही, हम फिर आएंगे। हम आपको नए अपडेट के साथ ताज़ा जो घटनाएं होंगी उसका एक डिटेल, एक ब्यौरा लेकर आपके सामने आएंगे। आज बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।